अभिवादन दोस्तों। बीते दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। मेरा मानना है कि बाबा साहब के लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट यही होगा कि उनके द्वारा समाज के लिए किए गए योगदानों का स्मरण किया जाए, उनके संघर्षों को समझा जाए ताकि उनके विरासत को आगे बढ़ाने की हमें प्रेरणा मिले। संघर्षों के ताप में पले बाबा साहब को जातीय नफरत की वजह से लगातार समेटने की कोशिश की जाती रही, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि आधुनिक दौर में बाबा साहब ने भारतीय समाज पर जितना छाप छोड़ा, शायद ही किसी व्यक्तित्व का उतना प्रभाव होगा। तालीम की बात करें तो 32 डिग्रियां हासिल करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर अब तक के भारत के मोस्ट एजुकेटेड पर्सन हैं। उनके पास पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी के साथ अन्य कई विभागों की डिग्रियां थी। ये था उनका शैक्षिक कद। लेकिन महत्व तो इस बात का है कि उन्होंने अपने इस शैक्षिक कद का इस्तेमाल कैसे किया, समाज को क्या लाभ मिला उनके इस योग्यता का, क्योंकि इसी से है उनकी पहचान और उनके पहचान से आज न जाने कितने लोगों की पहचान है। बाबा साहब की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने अपने विचारों को संवैधानिक तौर पर लीगलाइज कर दिया। जो अन्याय देखा उन्होंने समाज में, जो झेला, जो गैर बराबरी देखी, उसके लिए सिर्फ उन्होंने आवाज ही नहीं उठाया, संयोग से उन्हें संविधान लिखने का अवसर मिला और इन सारी कुरीतियों को, भेदभाव और अन्याय को संवैधानिक तौर पर खत्म कर दिया। इसलिए वे ज्यादा सफल रहे। सच में ये कोई चमत्कार से कम नहीं है कि देश की 1/4 आबादी जो हाशिए पर जी रही थी, निसहाय अवस्था में समाज से वंचित होकर, भेदभाव का शिकार होकर अपना जीवन काट रही थी, उस आबादी को उन्होंने मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया और यह प्रयास आज परफेक्ट रूप से सफल होता दिख रहा है। आज से 150-200 साल पहले शायद किसी ने यह परिकल्पना की होगी कि दलित आदिवासी समाज से कोई व्यक्ति प्रशासन में आएगा, सरकार चलाएगा, लेकिन आज यह संभव है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें बाबा साहब की मुख्य भूमिका है। यही वजह है कि अगली जातियों में कई बार उनका विरोध देखने को मिलता है। कारण ये कि अगली जातियों की वर्चस्व को उन्होंने संवैधानिक तौर पर चुनौती दिया। अब चूंकि संवैधानिक तौर पर उनके वर्चस्व पर चोट मारा, इसीलिए कई बार संविधान का भी विरोध देखने को मिलता है। कई बार उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद बाबा साहब को कोई नकार नहीं पा रहा है। तो इसका वजह यह है कि उन्होंने न्याय किया, क्योंकि न्याय का कोई विकल्प नहीं होता। अगर बाबा साहब न होते तो चलो संविधान कोई न कोई तो लिख ही देता, लेकिन गरीब, दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित और हाशिए पर जी रहे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। देश का एक बड़ा तबका मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाता। इतना बड़ा योगदान है बाबा साहब का समाज के लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित आदिवासियों के लिए ही उनका योगदान रहा, पिछड़ी जातियों के लिए जो तमाम पिछड़े नेताओं के प्रयासों से बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, जिसके तहत पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला, उसका रास्ता भी बाबा साहब ने ही बनाया था। पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए भी उन्होंने आवाज उठाया। संविधान का अनुच्छेद 340, जिसमें ओबीसी आयोग के गठन की बात कही गई है, इस बात का गवाह है। और इतना ही नहीं, महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए भी उनका अहम भूमिका रहा। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को उन्होंने पुत्रों के समान संपत्ति में अधिकार दिलवाया, तलाक और पुनर्विवाह की सुविधा दी। इससे पहले जब यह सुविधा नहीं थी तो तमाम परेशानियों के बावजूद महिलाओं को घुट घुट कर जीना पड़ता था। बाल विवाह पर रोक, विवाह के लिए महिलाओं की सहमति, पुरुषों के लिए एक पत्नी रखने की बाध्यता, ये तमाम सुधार महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया, जिसमें बाबा साहब की मुख्य भूमिका रही। बाबा साहब द्वारा किए गए ये सारे सुधार अपने आप में एक क्रांति थी। शूद्र जो हजारों साल से इस धारणा में जी रहे थे कि उनका जन्म सिर्फ अगली जातियों की सेवा करने के लिए हुआ है, उनको इन्होंने शासक बना दिया। महिलाएं जो पुरुषों के लिए वस्तु मात्र हुआ करती थी, उनको इन्होंने बराबरी का अधिकार दिलवाया ताकि वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। वाकई में इतने रूढ़िवादी समाज में इतना बड़ा सुधार क्रांतिकारी कदम था। यही ताकत थी बाबा साहब की कि उन्होंने समाज में भेदभाव देखा, अन्याय देखा, तो उन्होंने उसके लिए सिर्फ आवाज नहीं उठाया, संवैधानिक तौर पर खत्म कर दिया, बाध्य कर दिया समाज को कि मानना पड़ेगा तुमको। ये बाबा साहब की ताकत थी। इसके अलावा भारत के आर्थिक नीतियों में भी उनका अहम योगदान रहा। आरबीआई की स्थापना उनके द्वारा लिखे गए थेसिस से प्रभावित थी, जो उन्होंने 1923 में लिखा था, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी
इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की परिकल्पना बाबा साहब का प्रस्ताव था। ब्रिटिश भारत के अंतरिम सरकार में बतौर लेबर मंत्री भी उन्होंने बहुत काम किया। जल संसाधन नीति में दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम, सोन रिवर प्रोजेक्ट, इन परियोजनाओं के प्रस्ताव में भी बाबा साहब की अहम भूमिका थी। औद्योगिक नीति में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के तहत बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करना, इच्छुक लोगों को सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार प्रोवाइड कराना, मजदूरों के लिए 8 घंटे का वर्किंग आवर फिक्स करना, ये तमाम सुधार उन्होंने बतौर लेबर मंत्री 1942 से 46 के बीच में किए। अर्थव्यवस्था से संबंधित उन्होंने कई किताबें लिखी जिनको आधार बनाकर तमाम आर्थिक सुधार किए गए। अर्थव्यवस्था के अलावा उन्होंने कई विषयों पर किताब और लिखे जिसमें जाति और सामाजिक न्याय, राजनीति और संविधान, धर्म और दर्शन, इन तमाम विषयों पर उनके काफी महत्वपूर्ण किताब हैं। इतना सारा योगदान दिया उस अकेले व्यक्ति ने, वो भी उस समाज से आकर जिस समाज को पढ़ने लिखने की आजादी भी नहीं थी। भेदभाव के माहौल में तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए उन्होंने शिक्षा हासिल की, अपना कद बनाया और समाज में इतना कंट्रीब्यूशन दिया। समाज में उनका इतना सारा योगदान जिससे आमूलचूल परिवर्तन हुआ, सामाजिक स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ, वास्तव में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर बाबा साहब किसी अगड़ी जाति से होते तो उनको अब तक भगवान घोषित कर दिया गया होता, क्योंकि भगवान घोषित करने की यही थियरी रही है कि कौन समाज में कितना योगदान दिया, किसने समाज में आमूलचूल परिवर्तन किया, किसका प्रभाव रहा समाज पर। आप देख लो किसी भी भगवान का जीवन चरित्र उठाकर, यही कहानियां मिलेंगी। इसी तर्ज पर अगर आप बाबा साहब की भूमिका को देखें तो उनकी भूमिका भी किसी भगवान से कम नहीं है। बाबा साहब हमारी प्रेरणा हैं, दलितों, वंचितों, शोषितों और गरीबों के भगवान हैं। इस पर तो कोई डिबेट ही नहीं कि उनका कंट्रीब्यूशन आपको ठीक लगा कि नहीं। कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।